औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन क्या दोनों क्लियर है? Done। तो जनाब, सबसे पहले वेलकम बैक। एंड हाउ आर यू गाइस फीलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक्ट अब सबको क्लियर है? एंजॉय किया पार्टनरशिप की राइट को? एग्जाम में 15 नंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, whether in the form of MCQs, in the form of subjective। तो 15 नंबर्स तो वहां से हमें मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, जरा थोड़ा सा उस पर भी नजर डालते हैं। हम लोगों ने दो अपने लॉस मुकम्मल कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लॉस एंड हम लोगों ने पार्टनरशिप के लॉस को देख लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट 1872 1932। इस वीक में हमारी क्लासेस हैं और इस वीक में हम लोग दो चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे, चैप्टर 16 एंड 17। ओरिजिनल प्लान में 18 और 17 था, बट मैंने 18 को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो नाउ इट इज 16 एंड 17। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। 16, 17, 18 ये जो तीन चैप्टर्स हैं आपकी किताब में ऐड हुए, इससे पहले ये सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट में थे और उससे पहले ये कभी भी नहीं थे। जब आईकेएब ने इन तीन चैप्टर्स को ऐड किया तो इन तीन चैप्टर्स के अंदर 6 लॉज ऐड हो गए, 6 लॉज। और ऐसा नहीं है कि वो लॉज कंप्लीट है। असल जो बेल एक्ट है उसके अंदर तो सारी चीजें बहुत तफसील से हैं, मगर आईकेएब ने इस लेवल के ऊपर आपको सिर्फ एक हल्का सा इंट्रो दिया। या मैं अगर ये कह दूं कि आईकेएब ने आपको कुछ डेफिनेशंस दे दिए याद करने के लिए, तो गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में उन्होंने यही किया है। अभी आप लोग देखोगे, जब हम लोग इस एरिया को स्टार्ट करेंगे, मेजॉरिटी आर द डेफिनेशंस कि भाई एक्स चीज क्या होती है, डिफाइन कर लो, याद कर लो। वाई चीज क्या होती है, याद कर लो। तो चैप्टर 16, 17, 18 6 नए लॉज लेकर आए हैं, या इनडायरेक्टली आपके लिए रट्टे वाला पोर्शन लेकर आए। इससे पहले जो मेजर रट्टे वाला पोर्शन होता था आपकी किताब में, वो चैप्टर 1 था, और चैप्टर 1 से हमेशा 5, 6, 7 नंबर का सवाल आता है। लास्ट टाइम भी आया, इस दफा भी आएगा। तो चैप्टर 16, 17, 18 और चैप्टर 1, ये जो कुल मिला के हमें कहानियां बताएंगे, ये सारी की सारी क्रैमिंग बेस्ड कहानियां होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, पार्टनरशिप एक्ट किया, कि हम लोगों ने एक एक लाइन पे तफसीली बात की, एक एक पॉइंट को इंडिविजुअल मोर देन वन एग्जाम्पल से इलेबोरेट किया। अब ऐसा नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ बातें होंगी, हम उनको रीड कर रहे होंगे, मैं आपको उसका आसान मतलब बता रहा हूँ, बट डे एंड के ऊपर जो चीज कॉमन रहेगी वो ये कि आपने याद कर लेना, गहराइयों में नहीं जाना, उलझना नहीं है, चीजों को सुकून के साथ एज इट इज याद कर लेना है और आईकेएप के एग्जाम में एज इट इज लिखाना है। इसकी डिटेल्स आप लोग कब अनफोल्ड करेंगे? जब आप लोग मजीद बड़े हो जाएंगे, यानी कि जब आप लोग सीफैप में आके सीफैप 2 पढ़ रहे होंगे, तब आपको इन इंडिविजुअल कानून को
डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इनके मैक्सिमम सेक्शंस वहां पे कवर होते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ वो डेफिनेशंस की हद तक है। तो क्या ये सारी बात मेरी क्लियर है? जी, डन। शुरू करते हैं फिर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये लफ्ज आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, टीवी चैनल्स के ऊपर, खबरों में, इश्तिहारों में। जरा मुझे बताइए, आप लोग कितना मानूस हैं इस लफ्ज से? आपके ख्याल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? पॉज करें और बताएं। मैं लेक्चर को पॉज कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या है। सोचें। आपके ख्याल में क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? जरा मुझे आसान अल्फाज में बताएं। जी, इलीगल मनी जो कि ऑब्टेन करके फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर की जाती है, दिस इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यानी कि आपने मुझे वो बात बताई जो कि आपने नॉर्मली टीवी पे, इश्तिहारों में, न्यूज में देखी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि पैसों को, वो पैसे जो कि इलीगल तरीके से कमाए जाते हैं, उनको उठा के फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर करवा देना, दैट इज मुल्क से पैसा बाहर लेके जाना। गुड। और इसमें कुछ एड अप अगर आप में से कोई करना चाहे। एनीवन इसमें मजीद कुछ एलेबोरेट करना चाहे इसी बात में? अमार आप, हादी आप। इस बात में अगर आप कुछ मजीद अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें। ठीक। एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हर एक के माइंड में कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, वो यही है कि आप ये कहते हैं कि जनाब इलीगल तरीके से पैसा जो कि आपने कमाया है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उसको बाहर भेज देते हैं, किसी फॉरेन बैंक में ट्रांसफर करवा देते हैं, तो इसका मतलब है ये आपने पैसा लॉन्डर कर दिया, ये पैसा आपने बाहर भेज दिया। देखते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून की नजर में ये चार बातें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती हैं। भाई, ऑफेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो वो है ना जो कि हम पढ़ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में है क्या। कानून ये कहता है कि एक शख्स उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग में गिल्टी करार दिया जाएगा
A person shall be guilty of offense of money laundering if the person एक शख्स गिल्टी कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है कब? अगर वो शख्स एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, अगर वो शख्स एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, पोजेस कर रहा है, यानी कि उसके कंट्रोल में है, उसके काबू में है, या इस्तेमाल कर रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है। एक्वायर करना, कन्वर्ट करना, पोजेस करना, इस्तेमाल करना या ट्रांसफर कर देना किसी प्रॉपर्टी को। और प्रॉपर्टी से मुराद क्या होता है? किसी एसेट को। अगर एक शख्स कोई एसेट खरीदता है, उसको इस्तेमाल में लेकर आ रहा है, अपना एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहा है, एसेट को कन्वर्ट कर रहा है, उसकी शक्ल तब्दील कर रहा है, और उसको पता है कि ये एसेट उस पैसे से आया है जो कि क्राइम के पैसे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या उसको पता है, या हैविंग रीजंस टू बिलीव, या उसको पता होना चाहिए कि ये पैसा हराम का है, ये पैसा किसी क्राइम से कमाया गया है, किसी जुर्म से कमाया गया है। तो अगर कोई शख्स कोई एसेट एक्वायर कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है, पोजेस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और वो एसेट उस पैसे से कमाया गया है जो कि जुर्म से आए हैं, और ये बात उसको पता है या उसको पता होनी चाहिए, वो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है, वो पर्सन गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर अगर वो कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, डिस्गाइज कर रहा है, किस चीज को? उस एसेट की ट्रू नेचर को, उसके ओरिजिन को, उसकी लोकेशन को, उसकी डिस्पोजिशन को, उसकी मूवमेंट को, उसकी ओनरशिप को, और उसको पता है कि ये एसेट किसी जुर्म की कमाई से आया, या उसको पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं, लेट सपोज आपने कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद आपने उस कत्ल से आए पैसों से सिविक ले ली, तो वो सिविक उस पैसे की है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो वो शख्स ने क्या किया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आए हुए पैसे को इस्तेमाल किया, उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज की, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा उठा के बाहर के फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप जुर्म से आए हुए पैसे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं, किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। अब ये एसेट कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी फिक्स एसेट, दैट कैन बी करंट एसेट, कोई एसेट आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैसे को आगे किसी के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने उस पैसे से एक गाड़ी ली और उस गाड़ी की असल हालत को छुपा दिया, कंसील कर दिया, चेसिस नंबर बदल दिया, उसकी ओरिजिन चेंज कर दी ताकि बाद में पकड़ी ना जाए, लोकेशन बदल दी, उसकी मूवमेंट बदल दी, ओनरशिप बदल दी, ये भी क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। या आप होल्ड कर रहे हैं खुद या किसी दूसरे के बिहाफ पे, आपने जुर्म नहीं किया, आपके दोस्त ने किया, और आपके दोस्त ने आपके घर पे लाके अपने सिविक पार्क कर दी जो कि उसने जुर्म से कमाई है। अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एसेट को होल्ड करके बैठे हुए, और शायद आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हो, और आपको पता है
कि ये जो सिविक मेरे गराज में खड़ी हुई मेरे दोस्त की, ये जुर्म के पैसों से आई हुई है, ये खराब पैसे से आई हुई है, तो आप भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शुमार होंगे। पार्टिसिपेट करना यानी कि मदद करना, किसी को हेल्प करना, एसोसिएट करना, कंस्पायर करना, किसी को उभारना, मोटिवेट करना कि जाओ जाके गलत काम करके आओ, उससे कमिट करवाना या खुद कमिट करना। अगर फर्स्ट टाइम में कमिटमेंट नहीं पूरी हुई तो बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगवाना, सपोर्ट करना, एड करना, फैसिलिटेट करना, किसी की काउंसलिंग करना कि जाओ जाके तुम गलत तरीके से गलत पैसा कमाओ और उस गलत पैसे को गलत तरफ लगाओ, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो अब अगर आपसे आई क्या पूछता है कि बताइए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, डिफाइन करें, व्हाट इज एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपने आंखें बंद करके ये सारी की सारी बातें एज इट इज लिख देनी है। अगर हम लोग टेक्निकली थोड़ा सा गौर करें तो बातें आई क्या रिपीट कर रहा है। देखें, एक्वायर करना, पोजेस करना, इस्तेमाल करना, ट्रांसफर करना तकरीबन एक जैसी बात है। कंसील करना, डिस्गाइज करना, ट्रू नेचर को, ओरिजिन को, लोकेशन को छुपाना, ये भी एक जैसी बातें। खुद होल्ड करना या किसी और के बिहाफ पे आपने अगर वो चीज प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है तो वो भी। या पार्टिसिपेट करना, एसोसिएट करना, कंस्पायर करना, फैसिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें सिनोनिम्स हैं जो कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है ताकि कोई भी बेस खाली ना रहे, तमाम बेसिस कवर हो जाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ कि वो मल्टीपल वर्ड्स को यूज करके अपनी तमाम एरियाज को कवर कर लेता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे हाँ जी बताइए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं, एक शख्स मनी लॉन्ड्रिंग का गिल्टी उस वक्त करार दिया जाएगा जब वो गलत तरीके से आए हुए पैसे को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इस्तेमाल करके हासिल करेगा कोई एसेट, या उस एसेट को कंसील करेगा, छुपाएगा, पोजेस करेगा, खुद होल्ड कर रहा होगा या अपने दोस्त के पास रखवा रहा होगा, या दूसरे को मोटिवेट कर रहा होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसको हेल्प कर रहा होगा, फैसिलिटेट कर रहा होगा कि जाओ जाके गलत काम करो। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मुझे बताइए इस पूरी डेफिनेशन में इफ यू हैव एनी डाउट। जी, ऑल डन, आगे चले। मनी लॉन्ड्रिंग में आपने एक लफ्ज बहुत दफा भी पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये होती क्या है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? मजे की बात है किताब में आपके इसका मतलब गिवन ही नहीं है। जिसका जो नॉर्मल मीनिंग है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, वो आईकेआई की किताब में गायब है। कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि वो पैसा जो कि आपने अर्न किया है, आपने कमाया है, या वो पैसा जिससे आपने कोई प्रॉपर्टी हासिल की है और वो पैसा या तो किसी प्रेडिकेट ऑफेंस से आया हो या फॉरेन सीरियस ऑफेंस से आया हो। दो बातें हैं, एक है प्रेडिकेट ऑफेंस और दूसरा है फॉरेन सीरियस ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब ये होता है कि वो ऑफेंस जो कि इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो उसका असल लॉ है उसके एंड पर जो स्केजुअल दिया हुआ है, जिस स्केजुअल के अंदर तमाम जुर्म लिखे हुए हैं, उनसे आया हुआ पैसा।
जो असल कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का असल कानून, उस असल कानून के एंड के ऊपर कुछ स्केजुअल्स हैं, जिनमें से स्केजुअल 1 वो तमाम जुर्म डिफाइन कर रहा है जो जो इसमें कवर होते हैं। ये लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रहा है, मगर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है वो ऑफेंस जो कि स्केजुअल 1 में बता दिया गया है। स्केजुअल 1 कहाँ पे है कोई पता नहीं, वो जुर्म कौन से हैं कोई पता नहीं। आसानी के लिए आपको बता देता हूं, मर्डर, करप्शन, टैक्स एवेजन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं। फिर फॉरेन सीरियस ऑफेंस, अगर वही कुछ आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्रेडिकेट ऑफेंस। बट अगर वही चीज आप पाकिस्तानी होने के बावजूद किसी बाहर कर रहे हैं, किसी बाहर के मुल्क में कर रहे हैं, एनी अदर कंट्री, दिस विल बी कॉल्ड फॉरेन सीरियस ऑफेंस। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, चोरी से आया हुआ पैसा क्या है, गलत तरीके से आया हुआ पैसा क्या है। या तो आपने प्रेडिकेट ऑफेंस किया है, उससे आपको मिला प्रेडिकेट ऑफेंस इनसाइड योर कंट्री, और अगर आप बाहर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फॉरेन सीरियस ऑफेंस। तो ये ट्यूटर नोट है जो कि आपको बता रहा है कि इसका आसान मतलब क्या है। फिर एक और बहुत मजे की बात जो कि आईकैप ने किताब में तो डाल दी है मगर उसका कोई सर पैर नहीं है। क्या वो ये कहते हैं कि जो नॉलेज हमें चाहिए, जो नीयत होनी चाहिए, जो पर्पस होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म को लड़ने के लिए, या जो हमें फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस चाहिए इस जुर्म को साबित करने के लिए, वो तकरीबन ऐसे ही है जैसे कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 डिमांड करता है। यानी कि जिस तरीके से कानून शहादत ऑर्डिनेंस के अंदर चीजें लिखी हुई वैसे ही आपको नॉलेज चाहिए, इंटेंट चाहिए, पर्पस होना चाहिए, फैक्ट्स आपने वैसे हासिल करने हैं। बट जो मजे की बात है वो ये कि ना ये एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है और ना इसके अंदर आई हुई बातें आपके सिलेबस में कवर होती हैं। तो किताब ने कुछ बता के भी कुछ नहीं बताया, तो आपने ये लाइन को पढ़ना जरूर है। एक दफा अंडरस्टैंड करने के बाद दोबारा इस लाइन की तरफ नहीं आना, दोबारा इस लाइन की तरफ नहीं आना। मुझे बताइए आखिरी बुलेट को छोड़ के ऊपर वाली बातें क्लियर है? फिर मैं लास्ट बुलेट पे आता हूँ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो पैसा जो कि या तो प्रेडिकेट ऑफेंस से आया हो या फॉरेन सीरियस ऑफेंस से आया हो। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है, वो तमाम वो तमाम जुर्म जो कि स्केजुअल 1 में डिफाइन कर दिया। स्केजुअल 1 कौन सा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। ये कहाँ पे है, बेयर एक्ट के बाद आता है। कि आपके सिलेबस में बेयर एक्ट पूरा है? नहीं। क्या आपके सिलेबस में स्केजुअल है? नहीं। तो आपने क्या परेशान होना है? नहीं। फिर फॉरेन सीरियस ऑफेंस, वही चीज अगर आप बाहर किसी मुल्क में कर रहे हैं तो वो फॉरेन सीरियस ऑफेंस कहलाती है। अब अगेन, क्या ये आपके स्कोप का पार्ट है? नहीं। बस आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर नॉलेज, फैक्ट्स साबित किस तरह करना है, नीयत क्या होनी चाहिए, सारी की सारी बातें जिस तरह कानून शहादत में दी गई हैं वो वैसी ही हैं। अब अगेन, क्या ये कानून शहादत 1984 आपके सिलेबस का पार्ट है? नहीं। क्या आपने परेशान होना है? नहीं। तो अभी तक जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज देखी है वो इसकी डेफिनेशन है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, या अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक आपने क्या याद करना है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने क्रैम करनी है।
दिस इज क्रैमिंग। अच्छा जी, लास्ट बुलेट बहुत मजे की है। देखें, एक शख्स ने मर्डर किया, ये बात समझनी है। एक शख्स ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसको मिला पैसा। ये मर्डर, दिस इज प्रेडिकेट ऑफेंस। और उस मर्डर से आया हुआ पैसा, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। ये पैसा क्या है? ये उस प्रेडिकेट ऑफेंस से आया है। अब अगर मैं इस पैसे से कोई एसेट परचेज करता हूं, या इस पैसे को मैं डिपॉजिट करवा देता हूं बाहर किसी अकाउंट में, या कुछ भी करता हूं, तो वो कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब मजे की बात यह है कि अगर आपने अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना है, तो जो शख्स कटहरे में खड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि उस पर प्रेडिकेट ऑफेंस प्रूव हुआ है। क्या मतलब? मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसको मिला 2 करोड़ रुपया, और उसने 2 करोड़ रुपए से एक प्लॉट खरीद लिया। मिस्टर ए ने मर्डर किया, मर्डर से आए हुए पैसों से उसने प्लॉट खरीद लिया। तो ये जो प्लॉट है, ये हम कहेंगे उस पैसे से आया जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। ठीक है। अब अगर कोई अदालत में केस कर दे कि भाई इसके पास एकदम से 2 करोड़ रुपया कहां से आ गया, इसके पास एकदम से 2 करोड़ रुपया कहां से आ गया, ये एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो कोर्ट्स हैं वो इससे आगे की तरफ चलेंगी। 2 करोड़ रुपया कहां से आया, उससे आगे की तरफ चलेंगी। पीछे अगर जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दो चीजें है ना, जुर्म करना और गलत तरीके से पैसे कमाना, इसको सेपरेट लेके चलें। जुर्म साबित हुआ है नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है, मगर आपके पास पैसा आ गया, वो पैसा कहां से आया, किसने दिया, उस पैसे का क्या यूज किया है, दिस इज या दिस विल बी डेल्ट इन द मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट्स। तो उससे पीछे जो ऑफेंस आपने किया, अगर वो साबित नहीं भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अभी उसको सजा मिली है नहीं मिली, उस पर साबित हुआ है नहीं हुआ, वो बाद की बात है। मगर जो मर्डर करने के बाद उसको पैसा मिला, जो कंसिडरेशन उसको मिली है, अगर वो उससे ऑनवर्ड्स कोई एसेट अपना परचेज कर रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स यहां से एक्टिवेट होंगी कि भाई इसके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, ये अचानक से इतना मालदार कैसे हो गया। तो ये लास्ट बुलेट क्लियर है। प्रेडिकेट ऑफेंस साबित हो या ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट्स को मसला नहीं है। वो स्टार्ट करेंगी कि भाई ये पैसा आया कहां से, और तुमने इसका इस्तेमाल कहां कहां पे किया, हमें इस पैसे का सबूत दो, हमें इस पैसे की रसीद दो। तो टेक्निकली मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल केसेस जो कि कोर्ट में चल रहे होते हैं। इसलिए जो हमारे जो सियासतदान है वो मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट्स में जाने से घबरा रहे होते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं देखना कि तुम पे जुर्म साबित हुआ है नहीं हुआ, ऑफेंस का, प्रेडिकेट ऑफेंस का। कोर्ट ने कहना है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पे तुमने इसको इस्तेमाल किया। एम आई क्लियर?
सर अगर कोर्ट को बाय कर लें, यानी आप क्या चाहते हैं कि मेरे घर के बाहर एक डाला खड़ा हुआ ब्लैक बीगो आ जाए? अमार भाई, मुझे लगता है आपने बड़े होकर सियासतदान बनना, और बहुत हैवी वाला सियासतदान बनना। अच्छा जी, अब जो वाहिद लॉजिकल चीज है इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग पढ़ने लगे हैं, वो है पनिशमेंट। वो है पनिशमेंट। मैं ये कह सकता हूं कि ये दूसरी अहम बात है जो कि आपने याद रखनी है। पहली क्या थी? डेफिनेशन कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो उसके उस ऑफेंस की पनिशमेंट्स क्या क्या। हर कोई शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में शामिल है वो पनिशेबल है, उसको सजा मिलेगी, वो जेल में जाएगा, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो 1 से लेके 10 साल तक उसको जेल में रखा जाएगा। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिगरस। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कैदे बा मुशक्कत, कैदे बा मुशक्कत। तो हर वो शख्स, इंडिविजुअल की बात यहाँ पे हो रही है, हर वो इंडिविजुअल जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है उसको कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद बा मुशक्कत सुनाई जा सकती है अदालत की तरफ से। और ना सिर्फ ये बल्कि वो 2.5 करोड़ रुपया भी देगा बतौर फाइन। ये मैक्सिमम अमाउंट है, 2.5 करोड़ रुपए की। लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 मिलियन, यानी कि एक्सटेंड होते होते वो 25 मिलियन तक जा सकती है। इसको हम 2.5 करोड़ भी कहते हैं। और जो उसने उस पैसे से प्रॉपर्टी बनाई, एक्वायर की, ट्रांसफर की, मूव की, वो सारी कहानी, वो शख्स लायबल है कि अब वो प्रॉपर्टी फोर्थ फीचर कर दे, उसको ड्रॉप कर दे, अदालत के हवाले कर दे। तो ये 3 पनिशमेंट्स हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ, ये एंड है। और जब हम लोग एंड लिख देते हैं इसका मतलब ये होता है कि पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, ये तीनों एक साथ एप्लीकेबल होंगी। तो हर वो शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या वो पकड़ा जाए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो अदालत उसको 1 से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत सुना सकती है। उसके साथ साथ 2.5 करोड़ रुपए तक या 25 मिलियन तक उसकी सजा है कि वो पे करेगा। एंड जो प्रॉपर्टी उसने बनाई थी वो फोर फीचर कर देगा, ड्रॉप कर देगा, अदालत के हवाले कर देगा। ये सजा है इंडिविजुअल के लिए, एक अकलौते शख्स के लिए, एक जिंदा शख्स के लिए। जिंदा कहना खैर अच्छा नहीं होगा। आप ये समझ लें कि एक शख्स के लिए, अब वो जिंदा है या वफात पा चुका है, अगर वो वफात पा चुका है और बाद में केस साबित हो जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है जी। अब अगर एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में डील कर रही है, ऊपर वाली बात हो रही थी इंडिविजुअल के लिए, नीचे वाली बात है कंपनी के लिए। एक पूरी की पूरी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है भाई, तो कंपनी के केस में 100 मिलियन तक का फाइन कंपनी पे करेगी। 100 मिलियन तक का फाइन कंपनी पे करेगी। हर वो शख्स जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, और वो गिल्टी साबित हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर एक को पकड़ा जाए, सिर्फ उन डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय को पकड़ा जाएगा जो कि गिल्टी साबित हो गए, वो भी पनिशेबल हैं एज पर दिस सेक्शन, उनको भी सजा मिलेगी। अब ये डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, ये एक इंडिविजुअल होंगे,
तो इनकी सजा ये वाली सजा है। तो अब अगर एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ी गई है और साबित हो गया कि ये कंपनी गलत काम कर रही थी, तो कंपनी अपने एसेट्स में से 100 मिलियन तक देगी, और हर वो शख्स जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, और वो गिल्टी साबित हो गया है, ये जरूरी है कि उसको साबित किया हो कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, या तुम्हें पता था कि कंपनी ये गलत काम कर रही है, तुम्हारे पास रीजंस टू बिलीव थी और तुम खामोश रहे, तो तुम गिल्टी हो, तो तुम ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये तीनों सजा के हकदार हो। Where a company contravenes the provisions of this act, जहां पे कंपनी इस एक्ट की प्रोविजंस को तोड़ दे या उसके बनाए हुए किसी रूल्स को तोड़ दे, हर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, पार्टनर, अदर ऑफिसर, कोई भी, वो भी लायबल होगा कि उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन सी? अगेन जो ऊपर दी हुई है। तो उसको आप यूं याद रख सकते हैं कि अगर एक पूरी की पूरी कंपनी इन्वॉल्व है, तो कंपनी अपने एसेट्स में से 100 मिलियन तक का फाइन भरेगी, और जो उस कंपनी से रिलेटेड पर्संस हैं, जो सीनियर पर्संस हैं और जिनको पता है, या अगर वो गिल्टी साबित हो जाए, दे हैव द रीजंस टू बिलीव कि यार कंपनी गलत काम कर रही थी और वो उस वक्त खामोश रहे, तो उनको भी कैद बामुशक्कत दी जाएगी। वो अपने अपने 25 मिलियन तक फाइन के लायबल भी होंगे, और अगर उन्होंने भी कोई चीज कमाई है उन गलत पैसों से, तो वो सारे के सारे पैसों से हासिल करदा प्रॉपर्टी को फोर फीचर कर रहे होंगे। एम आई क्लियर? तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में या इस लॉ में, वो मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट है। मुझे बताइए यहां से कोई सवाल? अब किताब को एकदम से ख्याल आया कि भाई बच्चे तो बहुत मासूम है, तो क्यों ना उनके साथ में हल्की फुल्की सी गप भी लगाई जाए। तो अब देखें किताब आपको क्या क्या बातें बता रही है। इन बातों को एक दफा पढ़ लेना और पढ़ के मुस्कुरा देना और दोबारा नहीं पढ़ना। मनी लॉन्ड्रिंग इज इलीगल प्रोसेस। वाह, क्या बात है! किताब को याद आ गया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक इलीगल सा प्रोसेस है। किसका? पैसे कमाने का, जो कि जनरेट किए जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी से, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, टैक्स एवेजन। लगता है कि ये एक वैलिड सोर्स से आए हैं, मगर ये वैलिड सोर्स नहीं होता। ये पैसा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से आता है, ये गंदा पैसा होता है। इट इज कंसिडर्ड डर्टी, और इस गंदे पैसे को लॉन्डर किया जाता है ताकि वो साफ हो सके। और लॉन्डर कैसे किया जाता है? उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली जाए। ये लॉन्ड्रिंग निकला है धोने से, यानी कि खराब पैसे को, गंदे पैसे को धोना। दिस इज एक्चुअली व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग इज। और आप किस तरह साफ करते हैं? जब आप उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, डिस्गाइज कर सकते हैं, कंसील कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। वही बात है जो कि डेफिनेशन में आप अभी पढ़ के आए। ये जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, ये बिजनेस के लिए भी हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हैं, इवन ये पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ताकि वो उस कंट्री में से मनी लॉन्ड्रिंग को एलिमिनेट कर सकें, टेररिस्ट फंडिंग को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है जी। शुरू में जो एएमएल लॉज थे वो
इम्प्लीमेंट किए गए तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ओए होए, किताब ने अचानक से एक औखा वर्ड यूज कर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। खैर अभी देखते हैं क्या होते हैं। इनिशियली एएमएल लॉज वर इम्प्लीमेंटेड ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ताकि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सकें, और बाद में ये ग्लोबल कंसर्न बन गया। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं जैसे कि एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक, वो आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं नेशनल अथॉरिटीज के साथ ताकि वो कंट्रोल कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून चल रहा है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। ठीक है, ये जो लॉ है वो डिस्करेज करता है क्रिमिनल्स को कि भाई इतने आसानी से तुम्हें पैसा हासिल करने नहीं दिया जाएगा, अगर पैसा कमाना है तो हलाल तरीके से कमाओ, या अगर तुमने गलत सोर्स से पैसा कमा भी लिया और तुम उसको साफ करने के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो, कोई एसेट परचेज कर रहे हो, तो फिर तुम पे अदालती कार्रवाइयां होंगी, चाहे तुम पे वो पिछला केस साबित हुआ या नहीं हुआ। ये बात हम पीछे पढ़ रहे हैं। ये रेगुलेशंस रिक्वायर करती हैं तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ओए होए फिर से एक, यानी कि सेम वर्ड्स में दोबारा से यूज किया, कि वो मॉनिटर करें कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट करें सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। पता है जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, नो योर कस्टमर, केवाईसी पॉलिसी, हर बैंक के पास केवाईसी पॉलिसी होती है। जब आप किसी बैंक में जाते हैं ना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आप उसको बताते हैं कि आपने आसान अकाउंट खोलना है, सैलरी अकाउंट खोलना है, नॉर्मल डेबिट अकाउंट खोलना है, फ्रीलांसिंग का अकाउंट खोलना है, किस तरह का अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, क्या बिलों का हिसाब है, इस तरह की सारी चीजें बैंक आपसे डिमांड करता है। फिर उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कि जैसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट से ट्रांजैक्शन ऊपर जाती है तो वो बैंक को हाईलाइट हो जाती है कि भाई ये शख्स जिसने 5 रुपए दे के अपना अकाउंट खुलवाया था, आसान अकाउंट, ये इस महीने में 50 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये पैसे इसके पास कहाँ से आए, ये तो एज अ स्टूडेंट था। तो फिर बैंक आपसे वो तमाम डिटेल्स वगैरह मांगता है, बैंक आपसे पूछता है कि भाई ये पैसे कौन भेज रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो एएमएल के जो रेगुलेशंस हैं वो तमाम बैंकिंग सेक्टर के साथ, तमाम नेशनल अथॉरिटीज के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ काम करके चल रही होती है ताकि वो अपने हर कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स को परख सके, रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, और अगर कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है तो उसको देखा जा सके, उसको रोका जा सके। तो इस पूरी स्लाइड को पढ़ के आपने सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा देना है, और इसके बाद बेशक इसको अगर आप दोबारा ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। मगर इस स्लाइड ने 2 दफा एक लफ्ज का जिक्र कर दिया है, वो लफ्ज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तक आपसे कहा था कि 2 चीजें आपने याद करनी है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, दूसरा पनिशमेंट। तीसरी चीज जो अब आपने याद करनी है वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन, कि कानून ने आपको एकदम से बता दिया कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या। नॉर्मली हम समझते हैं कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बैंक, ऐसा नहीं है। सिर्फ बैंक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं आते, बैंकिंग सेक्टर के अलावा और दूसरी कंपनीज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती हैं अगर वो डिपॉजिट्स ले रही हैं पब्लिक से, या रीपेबल फंड्स ले रही हैं किसी पब्लिक से। पब्लिक को कह रही है कि भाई हमें पैसा दो, हम आगे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद आपको आपका पैसा वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट। लेंडिंग कर रही हैं, पैसे पैसा दे रही हैं, उधार पे दे रही हैं, किस्तों पे चीजें दे रही हैं, फाइनेंशियल लीजिंग कर रही हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये जो एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं, जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर कर रही होती है, पैसा भेज रही होती है, दीज आर आल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। या वो कंपनियां जो कि क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, डेबिट कार्ड दे रही हैं, चेक्स दे रही हैं,
ट्रेवलर चेक दे रही हैं, मनी ऑर्डर दे रही हैं, बैंक ड्राफ्ट दे रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी जनरेट करके दे रही हैं, प्लास्टिक मनी आपको बना के दे रही हैं, गारंटीज प्रोवाइड कर रही हैं, कमिटमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। ये सारी की सारी कंपनियां क्या कहलाती हैं? इनका एक नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ बैंक इसमें नहीं आते, इसके अलावा और हर तरह की वो कंपनी आती है जो कि इसमें डील कर रही हो। फिर एकदम से किताब को याद आया कि भाई हो सकता है कि वो ये काम कम करे और कुछ और काम ज्यादा कर रहे हो। तो भाई अगर वो ट्रेड कर रही है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, इंटरेस्ट में, सिक्योरिटीज में, कमोडिटीज में, शेयर इशू करने में हेल्प करती है, पैसा आपका सेफ कीप कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रही है, ट्रांजैक्शंस को देख रही हैं, ये सारी की सारी बातें, गहराई में नहीं जाना, सिर्फ आपने क्या कर लेना है? क्रैम। तो ये तीसरी चीज है आज की जो कि आपने क्रैम करनी है। अब अगेन समझाने वाला इतना खास नहीं है, याद करने वाला बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग आज ही खत्म करना है तो सिर्फ तीन चीजें याद कर लें, इसकी डेफिनेशन, ऑफेंस, उसकी पनिशमेंट, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। आई के अब आपसे 7 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए ये पूछ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी डेफिनेशन 6 नंबर तक आ सकती है, 8 नंबर तक आ सकती है। ऑफेंसेस वाली बात भी 4-5 नंबर तक वो पूछ सकता है। तो उसके पास मार्जिन है, ठीक है। चैप्टर 16 में 2 एक्ट्स हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। तो आज हमने मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा कर लिया, आज हमने मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा कर लिया और ये समझ लिया कि भाई इसमें से याद ही करने वाला है, जितना समझ आ गया वो इनफ है। हमने इसकी गहराई में बिल्कुल भी नहीं उतरना। हमने किसकी गहराई में जाना है? कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टनरशिप की, नेगोशिएबल की, बस। उसके अलावा ना 16 की गहराई में उतरना है, ना 17 की, ना 18 की, ना 1 की। हमने सिर्फ उन एरियाज को क्रैम कर लेना ताकि हमारा क्रैमिंग पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए और आईकैप में हम यहाँ से आसान नंबर हासिल कर सकें। अब आप जब एग्जाम में जा रहे हैं और आपको पता है कि आपने चैप्टर्स को तैयार किया हुआ है, और अगर इत्तफाकन यहाँ से कोई डेफिनेशन आईकैप पूछ ले 7-8 नंबर की, तो आपकी तो मौजें हो गई, आपके तो 7-8 नंबर कंफर्म हो गए, पक्के हो गए। अब आपने फिर नेक्स्ट फाइट करनी है मजीद 40 मार्क्स की। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, आज ही इसको तैयार कर लें ताकि आपको बार बार इस चैप्टर की तरफ आंख उठा के ना देखना पड़े। कल हम इस चैप्टर का जो बाकी दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, वो कवर करेंगे। इसके अंदर भी वही डेफिनेशन ही हैं, तो ये भी इसके साथ अटैच हो जाएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग को आपने आज एंड कर लेना, तैयार कर लेना। क्या क्या याद करना है मैं दोबारा से आपको बताता चलूं। नंबर 1, दिस डेफिनेशन। नंबर 2, punishments, and number 3, financial institution की definition. So this was all money laundering. If you have any question, do ask. जी, any question from your side, guys? ठीक है जी, फिर क्लास को एंड करते हैं और आपने इसको बस क्रैम ही कर लेना है। इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो एज सच उस तरीके से तो नहीं है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ही टेस्ट हुआ है। तो हम लोग करेंगे ये कि जब चैप्टर 16 और 17 दोनों कर लेंगे तो बस देखेंगे कि आई कैप ने रिसेंट पेपर में इनमें से क्या पूछा है, कितने मार्क्स का पूछा है, तो वो हम कवर अप कर लेंगे। डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।